हेलो फ्रेंड्स, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इस सीरीज में ये हमारा 10वां वीडियो है और आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने पेंटिंग की उन बारीकियों के विषय में बात करी थी जिसे एक आर्टिस्ट को जानना जरूरी है। अक्सर YouTube पर आपने कई आर्टिस्ट आते हुए देखे होंगे जो जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में आपको पेंटिंग बना के दिखाते हैं, पर ये एक्सप्लेनेशन वहां नहीं होता कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर आपको उस आर्टिस्ट ने जो किया है वो क्यों किया है इसका कारण नहीं पता हो तब आप कंफ्यूज होते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यदि मैं अपनी ओरिजिनल पेंटिंग बनाते वक्त उन कंपोनेंट्स को जो मेरे पेंटिंग में आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करूं, तब अक्सर लोग कॉपीज की तरफ चले जाते हैं। हर पेंटिंग में एक ही प्रकार के कंपोनेंट्स तो नहीं हो सकते। अलग अलग व्यू में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग चीजें नजर आती हैं। पिछले 9 वीडियोस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग की परिभाषा से लेकर हर स्टेप के ऊपर एक्सप्लेन किया है कि जैसे फ्रेम क्या है, सिलेक्शन ऑफ फ्रेम क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, हॉराइजन लाइन क्या है, वगैरह। इन वीडियोस में मैंने आपको पेंटिंग का 3rd डायमेंशन कैसे बनाते हैं या पेंटिंग की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे एक आर्टिस्ट जो है वो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव को समझने लगा और बनाने लगा, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग उन वीडियोस को सीरियसली नहीं देख रहे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। शायद आप मोटी मोटी बातें देखकर जल्दी से सीख जाना चाहते हैं। ये मेरा जो सीरीज है वीडियोस का, आप समझिए कि एक उपन्यास है, एक नॉवेल है। अगर आप इसके चैप्टर छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। मैं देख रहा हूं कि मेरे कुछ वीडियोस को 1000 से ज्यादा के व्यू मिले हैं, पर कुछ 30 से ऊपर भी नहीं गए हैं। इससे साफ समझ में आता है कि जो भी आप लोग देख रहे हैं वो हर वीडियो को नहीं देख रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं और वो उससे आपको कई चीजें जो हैं वो फिर से देखना पड़ेगी, क्योंकि ये सब हर एक कदम मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। भले ही वीडियो बोरिंग लगे, ज्यादा बातचीत नजर आए, लेकिन हर वीडियो में एक लेसन जरूर है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम पेंटिंग के मटेरियल की बात करेंगे। इस वीडियो में पेंटिंग के कई मीडियम्स हैं और हर मीडियम के हिसाब से मटेरियल अलग अलग होता है। पेंटिंग के मीडियम्स यानी पेंसिल स्केच, ऑयल्स, एक्रेलिक्स, वाटर कलर, इनके हिसाब से हमारे मटेरियल भी चेंज होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि ये सब ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर्स, ये सब पेंटिंग के मीडियम, जैसे चॉक, पेंसिल और पेन लिखने के मीडियम है। पर अगर मुझे ABCD ही नहीं आती तो मुझे पेन, पेंसिल या चॉक कोई मदद नहीं कर सकते। पर अगर मुझे ABCD आती है तो मैं एक लकड़ी से रेत के ऊपर या जमीन के ऊपर भी ABCD लिख सकता हूं। मेरे विचार से वाटर कलर से बढ़िया, सस्ता और आसान मीडियम दूसरा नहीं हो सकता। यह बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो सीरियसली पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो जल्दी से कुछ एक कैनवास बनाकर अपने आप को आर्टिस्ट डिक्लेयर करना चाहते। अब जो उनने बनाया है आर्ट, भले ही वो कॉपी ही क्यों ना हो। ऑयल और एक्रेलिक के लिए मैं बाद में एक और सीरीज कर सकता हूं। फिर भी अगर आप में से कोई ऑयल और एक्रेलिक के लिए मटेरियल के बारे में पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।
ऑयल और एक्रेलिक में भी मैं इस सीरीज में जो पेंटिंग के रोज बता रहा हूं वही लगते हैं, सिर्फ आपका मीडियम चेंज होता है, आपका मटेरियल चेंज होता है। अब हम वाटर कलर में लगने वाले मटेरियल के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं कैमरा फोकस करूंगा और आपको सीधा मटेरियल पर लेके चलिए। अब हम मटेरियल की बात करते हैं और इसमें मुझे आपको काफी क्लोजअप में दिखानी पड़ेंगी चीजें, इसलिए मैं फ्रेम में नहीं हूं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमें पेंटिंग बनाने के लिए चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं सरफेस। अब ये सरफेस का साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था इसमें बड़ी शीट्स भी आती हैं। अगर आप बड़ी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो बड़ी शीट्स आती हैं, आपको साइज 22 इंच से 28 इंच या 22 इंच 30 इंच तक भी मिलता है, और चाहें तो छोटी शीट्स भी यूज होती हैं। पर एक बात जरूरी है कि वाटर कलर के लिए हमारा जो सरफेस होगा वो पेपर ही होगा, कागज ही होगा, कैनवास नहीं हो सकता, क्योंकि कैनवास के ऊपर एक टेक्सचर व्हाइट नाम का पेस्ट होता है जो लगाया जाता है, जिससे कैनवास जो है वो ऑयल या एक्रेलिक को सोक ना करे, उसमें उसको चूस ना ले, इसलिए उसके ऊपर एक टेक्सचर व्हाइट लगाया जाता है। और टेक्सचर व्हाइट लगने के कारण जब आप वाटर कलर्स जो पानी में मिक्स होते हैं उस पर लगाते हैं तो वो उसको पकड़ते नहीं, वो स्लिप होते हैं। अब ये कागज कई तरह के हो सकते हैं, पर हमारी जरूरत के मुताबिक हमें मोटा कागज चाहिए। मोटे कागज से मेरा कहने का मतलब है कि जो भी कागज हम ले रहे हैं उसमें पल्प की थिकनेस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कागज पल्प को ही रोल करके बनाया जाता है। तो वो पल्प को, उस टर्म को कहते हैं जीएसएम। वो जब भी आप पेपर खरीदते हैं तो उस पर मेंशन रहता है कि इसका जीएसएम कितना है। जीएसएम का मतलब है ग्राम्स ऑफ पल्प पर स्क्वायर मीटर, तो उसके हिसाब से कागज की थिकनेस बनती है। जनरली मार्केट में जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके चार्ट पेपर या क्राफ्ट पेपर खरीदते हैं जिसका जीएसएम बहुत लो होता है, और जब आप पानी में मिला के रंगों से उसके ऊपर काम करते हैं तो 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद ही उसका भूसा सा निकलने लगता है, उसके रेशे निकलने लगते हैं और वहां पेपर वो जल्दी डैमेज होता है। तो इसलिए हमें हायर जीएसएम के पेपर लेना चाहिए। अब हायर जीएसएम का पेपर क्या हो सकते हैं? तो अक्सर मैं यूज करता हूं एक कागज जिसको हम कहते हैं आइवरी शीट। आइवरी शीट साइज में बड़ी आती है, ये 22 इंच 28 इंच साइज में आती है। उसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करना पड़ता है, और ये एकदम व्हाइट होती है पर काफी थिक होती है। जनरली आइवरी शीट जो है ये विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए यूज करी जाती है। अब ये जीएसएम का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि क्योंकि हम एक पेंटिंग बना रहे हैं उस पे हमें बार बार पानी और पानी में मिले हुए रंग लगाने पड़ते हैं, कभी वो सूखते हैं, उसके ऊपर दोबारा करना पड़ता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारा कागज जो है वो हमारे एप्लीकेशंस को सह पाए, टिक पाए, इस हिसाब से हमें कागज लेना पड़ता है। तो मैंने आपको एक बताया आइवरी शीट, दूसरा होता है कार्ट्रिज पेपर। अब आइवरी शीट में आपको दिखा देता हूं, देखिए ये आइवरी शीट है, ये चिकनी होती है, इसमें कोई दाने नहीं होते, ये बिल्कुल चिकनी होती है। दिस इज वेरी स्मूथ सरफेस शीट, पर काफी स्ट्रांग होती है। ये देखें आप, तो ये हो गया आपका आइवरी शीट। उसके बाद दूसरा पेपर होता है कार्ट्रिज शीट। अब ये जो है ये एक कार्ट्रिज शीट है, ये भी काफी थिक होती है, ये देखें ये भी काफी थिक होती है, पर ये भी स्मूथ होती है।
और मैंने ये रखा हुआ, ये पेंटिंग मैंने इस पर बनाई हुई है, ये देखें आप। तो ये कार्ट्रिज शीट है, इसमें आपको थोड़ी सी रफनेस एक तरफ मिलती भी है तो उससे इफेक्ट आता है, पर जनरली ये इस तरह होती है कार्ट्रिज शीट। तो आप कार्ट्रिज शीट भी यूज कर सकते हैं। आइवरी शीट और कार्ट्रिज शीट की कॉस्ट कम पड़ती है, पर हमारे लिए जो सबसे आइडियल पेपर है वो है हैंडमेड पेपर। अब ये हैंडमेड पेपर जो है, इसमें बड़ी शीट्स भी होती हैं। हम लोग जो डेमो में मेरे लेक्चर के समय जो मैं कह रहा था, पेंटिंग आपको दिखा रहा था, ये हैंडमेड पेपर पे बनी है। आप देखें कि हैंडमेड पेपर में काफी दाने होते हैं, ये काफी रफ सरफेस होती है। ये दूसरी तरफ से आप देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि ये दानेदार पेपर होता है। इसका इस दाने का जो यूज है वो मैं आगे जब मैं पेंटिंग्स आपको करके बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा, पर अभी आप मटेरियल समझने के लिए आप देखें। अब ये भी बड़ी शीट्स आती हैं और इसमें भी वही 28 इंच बाय 30 इंच का 22 इंच बाय 28 इंच का साइज आपको मिलता है, या फिर आप उसको कट करें। और कभी कभी तो हमको काफी रेडीमेड पैड्स भी मिल जाते हैं जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये देखें, ये एक रेडीमेड पैड है, इसका साइज है 10 इंच बाय 7 इंच। दिस इज द आइडियल साइज फॉर, ये हमारे जो हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया साइज है ये। इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है ये। इसमें ये एक तरफ से इस तरह से यहां पर आप देखें तो ये पेस्टेड रहता है। इसको एक एक शीट यूज करते जाएं और जब वो गीला हो जाता है तो ये गम आपका निकल जाता है यहां से, और आप उसको एक एक शीट को अलग निकाल सकते हैं। पर करते समय अगर आप इसको खड़ा रखना चाहते हैं तो आप कहीं भी इस तरह से टिका के रख सकते हैं इसको। ये पैड बड़े साइज में भी आते हैं, जैसे A4 साइज हुआ या हाफ शीट साइज हुआ। ये इस तरह से पेस्टेड भी होता है ये पैड, या आपको स्पाइरल बाइंडिंग में भी मिल जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मंगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जनरली ये जो हैंडमेड पेपर होता है ये 260 GSM, 280 GSM और कई तो 300 GSM तक आते हैं। वो काफी थिक होती हैं और इसके दाने भी, इसमें जो आपके दाने भी होते हैं वो भी 3 क्वालिटी के होते हैं। वो कहलाता है फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन या हेवी ग्रेन। हेवी ग्रेन का जो कागज होता है उसमें दाने काफी मोटे मोटे होते हैं। मीडियम ग्रेन, ये मीडियम ग्रेन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इससे भी एक होता है वो फाइन ग्रेन होता है। उसमें दाने तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हैंडमेड पेपर है जो आपको यूज करना है। प्रैक्टिस के लिए आप आइवरी शीट भी यूज कर सकते हैं, कार्ट्रिज भी यूज कर सकते हैं। ये हैंडमेड पेपर जो है ये एक्चुअली कपड़े की चिंधी या कॉटन रैग जिसको हम कहते हैं उससे बनाए जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा बिहेवियर कैनवास जैसा हो जाता है, हालांकि ये कैनवास नहीं होता लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो ये कॉटन रैग से बनाए जाते हैं, और स्पेशली ये वाटर कलर के लिए आपको अलग से मिलते ही हैं। आप मेंशन कर सकते हैं हैंडमेड पेपर फॉर वाटर कलर्स। इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है कलर्स की। तो कलर्स भी हमको 2 तरीकों से मिलते हैं, या तो पेस्ट फॉर्म में ट्यूब्स में मिलते हैं, या फिर हमको केक फॉर्म में टिन बॉक्सेस में मिल जाते हैं। जैसे ये देखें आप, ये एक टिन बॉक्स है जिसमें ये सब अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। इनको सिर्फ पानी इसमें डाल के ब्रश चला के इनको मिक्स घोलना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, और फिर आप उसको ट्रे पे या जो मैंने ढक्कन के ऊपर देख रहा हूं आप अपने कलर्स या शेड मिक्स कर सकते हैं। तो ये होता है वाटर कलर इन केक फॉर्म। मैं इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, आप ट्यूब कलर यूज कर रहे हैं या ये यूज कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स। काम से मतलब है, काम अच्छा होना चाहिए, और कलर्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। हाँ, वैसे तो बहुत अब इम्पोर्टेड भी आ रहे हैं और लोग उसी में कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज किया तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक टाइप हुआ। फिर उसके अलावा आपको
ये कलर्स ट्यूब्स में भी मिलते हैं। ये देखें, इस तरह से ट्यूब्स आती हैं। मैं कैमल के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट है और बड़े इजीली हर जगह मिल जाता है। ये ट्यूब्स भी छोटी भी आती हैं और इस साइज़ की भी आती है। क्योंकि मैं ज़्यादा वाटर कलर्स करता हूँ इसलिए मुझे छोटी छोटी ट्यूब्स थोड़ी तकलीफ देती हैं, मैं बड़ी ट्यूब यूज़ करता हूँ। तो ऐसे इसमें आपको सैकड़ों शेड मिल जाते हैं, अपनी पसंद से भी मिल जाते हैं और मैं आपको अपने शेड्स बनाना सिखाऊंगा भी आगे। इस तरीके से ये ट्यूब्स होती हैं। इसको आप खोल लें इसका ढक्कन और ट्रे में जहां आपको जो कलर लेना हो वहां स्क्वीज करें, पानी मिलाएं, डायरेक्ट नहीं लगाएं, पतला करके उसको लगाएं। ये इस तरीके से काम होता है। इसके अलावा हमें मिक्सिंग के लिए एक प्लेट लगती है, रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है। ये मिक्सिंग ट्रे है, ये देखिए। तो इसमें अलग अलग चौखट खाने दिए हुए हैं, आप अलग अलग कलर्स उसमें ले सकते हैं और फिर बीच में चौड़ी ट्रेस दी हुई हैं जहां पर आप कलर मिक्स करते हैं और काम करते हैं। तो मिक्सिंग ट्रे एक जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास तो आप एक सिरामिक की या मेलामाइन की डिनर प्लेट भी ले सकते हैं, उस पे भी काम होता है। तो ये एक आइटम है जो आपको लगता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारे ब्रशेस। तो ब्रशेस की रिक्वायरमेंट हमारे काम के हिसाब से होती है। जैसे सिर्फ पानी लगाना है सरफेस के ऊपर तो हम इस तरीके से वॉश ब्रश लेते हैं। ये तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा है और इसको इस तरीके से हम पानी लगा सकते हैं, कागज गीला कर सकते हैं, या बड़ा एरिया अगर हमारी पेंटिंग का है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्लैट ब्रशेस कहलाते हैं ये, वॉश ब्रशेस कहलाते हैं ये देखिए, ये भी एक फ्लैट वॉश ब्रश है, ये भी एक वॉश ब्रश है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ब्रशेस खरीदें, पर इनिशियली आपको ये कुछ टाइप के ब्रश जरूर रखना है आपके पास, तो आपका काम चलता है। तो ये हो गए स्क्वायर और फ्लैट ब्रशेस या वॉश ब्रशेस। इसके अलावा फिर राउंड ब्रशेस लगते हैं, जैसे ये राउंड ब्रश है, ये देखिए, ये 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर ऐसे हो सकते हैं। ये भी एक टाइप का 8 नंबर का ब्रश है। इस ब्रश की खासियत ये है कि सामने की तरफ से बारीक है, एकदम पॉइंटेड है, और अंदर की तरफ मोटा है जैसे गाय की पूंछ। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पानी या कलर लेते हैं तो बहुत सारा पानी हमारे ब्रशेस में जमा हो जाता है, जिसको हम टिप से प्रिसाइजली किसी जगह के ऊपर रिलीज करते चले जाते हैं। अगर हमको बड़ा काम करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या टिप से भी कर सकते हैं। तो ये हो गए ब्रशेस आपके। ये देखिए, ये राउंड ब्रशेस हो गए। इसके अलावा फिर आपको एक फाइन ब्रश रखना है जो बारीक लाइनों के लिए, छोटे एरियाज के लिए, बिल्कुल छोटे एरियाज में काम करने के लिए। और ये लॉन्ग ब्रिस्टल हो तो बहुत अच्छा है। इसके ब्रिस्टल जो हैं ये नॉर्मल से थोड़े लंबे रहते हैं। ये देखें, नॉर्मली आपको जो 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के ब्रश मिलेंगे वो इतने इतने मिलेंगे। वो रखें एक दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग ब्रिस्टल जो है ये बहुत मदद करता है। इसके यूजेस जो है, जब हम पेंटिंग बनानी शुरू करेंगे और कंपोनेंट्स पे आएंगे, अलग अलग कंपोनेंट की बात करेंगे, तब हम इसका एक्चुअल यूज भी देख लेंगे। तो इस तरीके से ये ब्रशेस हैं। इतना जरूर ध्यान रखें कि जो भी ब्रशेस आप ले रहे हैं वो सिंथेटिक ब्रशेस हों, वो कैमल हेयर के ब्रशेस ना हों। सिंथेटिक ब्रशेस का एक ही फायदा होता है कि इसका जो रेशा होता, इसका जो फाइबर है, उसके अंदर काफी स्प्रिंग एक्शन होता है। जब आपने एक पेंट लगाया, कहीं लगाया और ब्रश उठाया तो ब्रश वापस सीधा हो जाता है, वो ऐसे नहीं घूम जाता कि नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए फिर आप परेशान हो जाए। तो सिंथेटिक ब्रशेस खरीदें
कैमल हेयर के काले रंग के बाल वाले जो ब्रशेस हैं वो ना यूज करें, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये हो गई ब्रशेस की बात। सिंथेटिक ब्रशेस यूज करें, ध्यान रखें। तो आप मंगाने के लिए आधा इंच का या 1 इंच का फ्लैट वॉश ब्रश मंगाएं। 10 नंबर 12 नंबर के राउंड ब्रशेस लें। एक बीच का स्किप करके बीच में 5-6 नंबर का एक और ले लें, और फिर एकदम 1 या 2 नंबर का लॉन्ग ब्रिस्टल वाला ब्रश खरीदें। तो इस तरीके से ये 4-5 ब्रशेस जो हैं आपको काफी हो जाते हैं। बाद में फिर आप अपने हिसाब से ब्रशेस खरीद सकते हैं। मेरे पास बहुत से ब्रशेस हैं, मैं आपको आगे दिखाता चला जाऊंगा। बट टू स्टार्ट विथ हम इससे काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमको एक मास्किंग टेप भी लगती है। मास्किंग टेप ये होती है इस तरीके से, ये देखिए ये टेप होती है। इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जब हम कागज पेस्ट कर रहे हैं तो जैसे ये मेरा सरफेस ले रहा हूं मैं, तो इसको एक थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, कैसे बताऊं मैं, इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको लगाते हैं टेप को, और वो बोर्ड को भी चिपक जाता है, या जो भी हम नीचे सपोर्ट बोर्ड ले रहे हैं उसको चिपक जाता है। इससे क्या होता है, पेंट करने के बाद जब आप इस मास्किंग टेप को निकालते हैं तो आपकी पेंटिंग में एक बड़ी टाइडी और नीट बॉर्डर आती है। पर इसका बेसिक यूज ये है कि जब हम कागज पे पानी लगाते हैं तो कागज गीला होके जब सूखना शुरू होता है तो वो ऐसा थोड़ा सा घूमता है या मुड़ता है, और फिर वो बड़ी तकलीफ देता है। तो इसलिए ये कागज ऐसा क्रम्बल ना हो, उसके लिए हम इसको लगाते हैं, और ये हमारे कागज को बोर्ड के ऊपर स्टडी भी रखता है, फ्लैट रखता है। सूख जाने के बाद, पेंटिंग हो जाने के बाद आप स्टेप को निकालें तो आपकी जो एज है वो बहुत नीट मिलती है। सब तरफ से एक समान बॉर्डर छोड़ते हुए इसको चिपकाएं तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पेंटिंग का मिलेगा। इसके अलावा फिर आप एक राइटिंग पैड वाला बोर्ड भी ले सकते हैं, एक प्लाईवुड ले सकते हैं, एक हार्डबोर्ड ले सकते हैं, जो आपको कागज को स्टडी रखता है। अब पेंटिंग करते समय आप एक इस तरह का ईजल स्टैंड, जिसको हम कहते हैं, ये मेरा ईजल स्टैंड है, ये देखें, ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर इसको फ्लैट टेबल पे रख के भी आप पेंट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप खड़ा करके ही पेंट करें, आप पेंटिंग को आड़ी करके भी पेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब मैंने आपको मटेरियल डिटेल में बता दिए, काफी बारीक टेक्निक्स भी आपको बता दी। अब अगले एपिसोड में हम सीधा जाएंगे पेंटिंग के ऊपर, एक एक कंपोनेंट को, आकाश, पेड़, घर, एक एक को बना बना के हम समझेंगे। और अब आप तैयारी कर लें और अगले एपिसोड का वेट करें। फिर ध्यान रखें, कॉपीज ना बनाएं। मैं आपको बताऊंगा तरीके कि आप अपनी ओरिजिनल कैसे करें, कॉपीज ना बनाएं। चलिए।